बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों पर जो मुजालम ढाए जा रहे हैं, उनकी बाकायदा नस्ल कुशी, कत्लेआम और आबरू रेजी की जा रही है। बहुत से वीडियो क्लिप्स भी आप सोशल मीडिया पर देख चुके हैं और महवे हैरत हैं कि आखिर आलमी ताकतें इस मसले पर क्यों खामोश हैं, अक़वाम मुत्तहिदा इसका एक्शन क्यों नहीं लेती, पाकिस्तान इसमें अपना किरदार किस तरह से अदा कर सकता है। बहुत से सवालात हैं और उनके जवाबात हासिल करने के लिए आज हमने इंतखाब किया है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इलियास अंसारी साहब का। बहुत सी जामियात में इल्म के मोती बखेर चुके हैं और फिलवक्त यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया उर्दू पॉइंट को। सबसे पहले हमारे नाजरीन को बताइए, ये मसला म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की इस तरह से नस्ल कुशी, कत्लेआम और उनकी आबरू रेजी, ये सिलसिला कब से चला आ रहा है? ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि म्यांमार और बर्मा एक ही मुल्क के दो नाम हैं। म्यांमार जो है ये कुछ 70s में ये नाम वहाँ के तब्दील किया गया। उनके मुल्क का पुराना नाम जो है वो बर्मा था। तो लोग इसको दोनों नामों से जानते हैं। एक तो सबसे पहली बुनियादी चीज़ जो लोग कंफ्यूज होते हैं, ये म्यांमार क्या है और बर्मा क्या है, तो ये ज़रूरी था। दूसरी चीज़ ये है कि जो बर्मा है इस पे मुसलमानों ने भी हुकूमत की। औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने के अंदर जब हिंदुस्तान बहुत बड़ा एक मुल्क हुआ करता था, काबुल तक सरहदें फैली हुई थी, बल्कि हदूद अरबा जो है वो फैला हुआ था हिंदुस्तान का। और दूसरी जानिब जो है रंगून, जो कैपिटल है म्यांमार का, बर्मा का, इसको पुराने ज़माने में रंगून कहते थे और अब इसका नया नाम यंगून है। तो यहाँ तक जो है इस पूरी ममलुकत की का हदूद अरबा जो था वो फैला हुआ था। और उसमें इस बड़ी वसी सल्तनत के अंदर इस्लाम जो है उस अरसे के अंदर यहाँ मुतारिफ़ हुआ, लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और जो लोग मौजूदा इलाके में, बर्मा के उस इलाके में जहाँ से ये सारी ख़बरें आती हैं, जिस इलाके में रह रहे हैं, उस इलाके का जो नाम है, असल कदीमी नाम उसका जो है वो अराकान है। और लेकिन उसको बर्मा की हुकूमत उस इलाके को कहती है रखाइन, और रखाइन भी हमारे यहाँ उसको लिखा जाता है। तो बुनियादी तौर पे ये अराकान में बसने वाले जो मुसलमान हैं, इनका जो बॉर्डर है वो इंडिया और बांग्लादेश के साथ लगता है। और नस्ली तौर पर ये शक्ल व सूरत के लिहाज से ज़्यादातर जो हैं वो बांग्लादेश के लोगों से मुशाबियत रखते हैं। बर्मा के लोगों के जो चेहरों के खद ख़ाल हैं उससे ज़रा थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इस एतबार से वो ये दावा करते हैं बर्मी हुकूमत कि ये लोग बेसिकली पुराने ज़माने में इंडिया से आकर सेटल हुए थे, इनका यहाँ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा हम इनको अपना शहरी नहीं मानते। और अगर किसी शख्स के पास 1823 यानी अब ये देखिए कि अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा 1857 में किया, उससे भी पहले 1823 से पहले के कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता है कि वो यहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, उनको हम सिटीज़न मानेंगे। उन्होंने डेट्स जानबूझ के इस तरह की रखी हैं जिसका रिकॉर्ड लेना मुश्किल हो जाए, जिसको प्रूव करना मुश्किल हो जाए डिलिबरेटली। तो इसलिए जो शख्स 1823 तक के अपने दस्तावेज़ात नहीं दिखा सकता अपने आबाव अजदाद के, वो जो है वो वहाँ का उसको शहरी कंसिडर नहीं करते। इस एतबार से इन सारे लोगों को, वो मुसलमानों को जो इस इलाके में रहते हैं, शहरी कंसिडर नहीं करते। ये भी एक पेश नज़र है कि बर्मा में जो मुसलमान हैं उनको हम 3 ग्रोहों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो वो जो बिल्कुल बर्मीज़ नस्ल के मुसलमान हैं, उनकी तादाद बहुत थोड़ी है। दूसरे नंबर पे वो मुसलमान जो हिंदी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अंग्रेज़ों के दौर में जाकर सेटल हुए थे और वहाँ पे वो रहे। और तीसरे वो मुसलमान हैं जो अराकान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने वहीं पे उस इलाके के अंदर जो है कहिए कि मतलब सेटल हुए, और सेटल होने के बाद जो है वहाँ पे उन्होंने बल्कि वहीं के बुनियादी तौर पे बाशिंदे थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उनको जो इस इलाके में बसते हैं, ये तीसरी बड़ी तादाद है मुसलमानों की। इनको अराकानी भी कहा जाता है, इनको रोहिंग्या भी कहा जाता है। मीडिया में ज़्यादातर इनके लिए जो नाम इस्तेमाल हो रहा है वो रोहिंग्या मुसलमान इस्तेमाल हो रहा है। तो ये 3 कैटेगरीज़ हैं, हमें इनको 3 हिस्सों में तकसीम करना होगा। और जो प्रॉब्लम इस वक्त करंटली चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है बुनियादी तौर पर रोहिंग्या मुसलमानों के साथ। बर्मा में मुसलमानों की तादाद 10 से 11 लाख है। अभी चूँकि एस्टिमेट है, कोई प्रॉपर ये फिगर्स नहीं हमारे पास मौजूद, और हमने ये देखा कि मुख्तलिफ़ सालों में लाखों मुसलमानों को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया। कुछ थाईलैंड चले गए, इंडोनेशिया, कुछ बांग्लादेश आ गए, और कुछ हज़ार को वैसे ही मार दिया गया और कुछ पानियों में मर गए। आपको क्या लगता है, इतना शिद्दत पसंदाना रवैया मुसलमान अक़लियत के लिए बर्मा में क्यों अपनाया गया? बर्मा तो एक अमन का मज़हब नहीं?
देखिए, जहाँ तक बुद्ध मत का ताल्लुक है, दुनिया के सारे मज़ाहिब ही अमन के लिए बात करते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि बर्मा के जो बुद्धिस्ट हैं, मॉन्क्स, उनका सोसाइटी में एक तो बहुत ज़्यादा गहरा असर रसूख है, दूसरे कौम परस्ती की लहर वहाँ पे शुरू से ही बड़ी मजबूत रही है। अब आप ये देखिए कि इस मामले के रूट्स को अगर आप लेके जाएंगे तो वो 1941 में जाएंगे। 1941 में इसलिए जाएंगी कि जब यहाँ पर जैपनीज़ आए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लड़ाई हो रही थी और ये इलाका जो था ऑलरेडी ब्रिटिश के कब्ज़े में था, तो जो मुसलमान थे यहाँ पे, इन्होंने ब्रिटिश की हिमायत की, और जबकि जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने जैपनीज़ की हिमायत की। उनकी हिमायत करने की एक रीज़न मजहबी भी थी कि चूँकि जापान जो है वहाँ पे दो बड़े मज़ाहिब हैं, शिंटोइज़म है और बुद्धिज़्म है, तो उस एतबार से जो है वो अपने आप को उनके साथ एसोसिएट कर रहे थे। तो 41 के अंदर जिस वक्त ये जैपनीज़ आए और यहाँ पर लड़ाई चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने की बात हो रही है, तो ये एक तो वहाँ से, और उसके बाद जब जैपनीज़ ने यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया और ब्रिटिश जो थे छोड़ छाड़ के वहाँ से भाग गए, तो पहले फसादात जो हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो 41 के अंदर में दिखाई देते हैं, और वो बुद्धिस्ट्स ने उस वक्त किए मुसलमानों के ख़िलाफ़ 41 के अंदर। उसके बाद हमें जो बड़ा मुसलमानों के ख़िलाफ़ फसादात का जो सिलसिला दिखाई देता है वो 70s में दिखाई देता है, ग़ालिबन 77 में या 75 में, जब एक बड़ी तादाद में मुसलमानों को यहाँ से निकाला गया, ऐसे हालात पैदा कर दिए गए, उनके घरों को जला दिया गया, लोगों के पास रहने को जगह नहीं थी, वो लोग निकले, हिजरत की, बांग्लादेश आए, इंडिया पहुँचे और पाकिस्तान आए। आपको जान के हैरत होगी कि पाकिस्तान में कराची के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद रोहिंग्या महाजरीन की मौजूद है, जो 70s से मतलब है कि यहाँ पर आए हुए हैं। 75 से ऑनवर्ड जो है वो यहाँ पर आए और पाकिस्तान में स्टिल दे आर लिविंग। तो एक बड़ी तादाद मुसलमानों की जो है वो वहाँ कराची के अंदर आज भी मौजूद है। तो ये सिलसिला मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर जारी रहा है, और 2011 के बाद तो ये सिलसिला आलमोस्ट हर साल ही उभर रहा है। और इसकी वजह प्योरली मजहबी शिद्दत, इसके अलावा मज़हब के अलावा कोई रीज़न नहीं है, और वो उनकी एग्जैक्टली नफ़रत है। और उसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो है मगरबी मीडिया का है कि उसने इस्लामोफोबिया क्रिएट किया है, इस्लाम को नफ़रत का मज़हब बनाकर पेश किया है। और इसके अंदर मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बात कहूँगा कि जो इंटरनेशनल जो डिफरेंट जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, मुख्तलिफ मुल्कों की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उन एजेंसीज़ ने मुसलमानों के नाम पर, इस्लाम के नाम के ऊपर टेररिस्ट ग्रुप कायम किए हैं, उनको इस्तेमाल किया है, मीडिया के ज़रिए उसको हाईलाइट किया गया। मसलन बोको हराम, मसलन अल शबाब, मसलन अल कायदा, मसलन जो है कि आप उसको क्या कहेंगे, जो दाइश है, ये सारी की सारी हालिया ज़मानों के अंदर जो है ये ब्रांड नेम जो है पहले इन्होंने बनाया दाइश का, अल कायदा का, और अलकायदा के ज़रिए से जो 9/11 का ड्रामा पूरा का पूरा एक रचाया गया, अफ़गानिस्तान में जिस तरह से गए, फिर वो कहानी ख़त्म की। अब मार्केट में एक नया ब्रांड टेररिस्ट लाने की ज़रूरत थी, तो नया टेररिस्ट ब्रांड जो था वो दाइश के नाम से जी आ गया। फिर उसके बाद उसके साथ ही एक और टेररिस्ट ब्रांड जो है वो अफ्रीका में फैलाने की ज़रूरत थी। नाइजीरिया के अंदर जो है वो बोको हराम के नाम से इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई। सोमालिया जो पहले ही सिविल वॉर का निशाना बना हुआ था, वहाँ पर जो है वो अल शबाब के नाम से जो है इस तरह से तंजीम कायम की गई, जिसने कीनिया के अंदर भी इस तरह की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की। ये अचानक इतने ग्रुप्स कैसे उभर आते हैं, इनके पास असलिया कहाँ से आ जाता है, इनके पास वसाइल कहाँ से आ जाते हैं, एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ जा सकती हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने के लिए मीडिया कोई तैयार नहीं होता है। तो ये वो सारे के सारे ब्रांड्स हैं। अच्छा, इसका रिज़ल्ट ये निकला कि आलमी मीडिया में जो ये सारी चीज़ें तवातुर के साथ आईं, तो उसके नतीजे के तौर पे बर्मा के अंदर इन बुद्धिस्ट्स को ये मौका मिला कि अब पूरी दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक फ़िज़ा साजगार है। अब मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो भी करोगे हमदर्दी की आवाज़ नहीं उठेगी, लिहाजा इस मौके का फ़ायदा उठाओ और मुसलमानों को यहाँ से निकालो और मुकम्मल तौर पर उनको या तो जिनोसाइड कर दो, नहीं जाएँ तो, और अदरवाइज़ इतना खौफज़दा कर दो कि ये लोग छोड़ के यहाँ से चले जाएँ। तो ये बुनियादी तौर पे उस स्ट्रेटजी के ऊपर अमल कर रहे हैं। तो तारीख़ी रूट्स इसकी पुरानी है। मज़हब तो कोई भी किसी को दहशतगर्दी की जो है नहीं देता तरबियत, और ना उसकी तालीमात में कहीं ये चीज़ शामिल होती है। और इसी वजह से आलमी ताकतें इस मसले पर खामोश हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी जो ताकतवर ममालिक हैं इसीलिए कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि इनडायरेक्टली वही इस सारे मामलात के पीछे हैं। देखिए, इसके अंदर दो हिस्से हैं इसके। एक है बयानात की हद तक, बयानात देने में जो है मसलन यूएन की तरफ से भी बयान आ गया है जी कि हम आंग सान सूची जो है, जो
वो वहाँ पे रहनुमा हैं, असल पूरा निज़ाम वही चला रही हैं। तो उनकी स्टेटमेंट के हम मुंतज़िर हैं, वो क्या कहना चाहती हैं। नंबर 2, आज जो बल्कि कल ग़ालिबन रूस की तरफ से भी इसकी मज़म्मत की गई है, बरतानिया की तरफ से भी मज़म्मत की गई है, चंद मुस्लिम ममालिक ने भी इसकी मज़म्मत की है, जिनमें तुर्की बहर सर फ़हरिस्त है, पाकिस्तान की तरफ से भी मज़म्मत हुई है। वो ये सिलसिला इतने दहाइयों से चल रहा है, जब हाइट पकड़ता है, हाईलाइट होता है, तो तब वो मज़म्मत कर देते हैं, एक्शन कोई नहीं लेता इस पर। जी, मैं यही कह रहा था कि इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये कि ये बयानात देना ये कोई मुश्किल काम नहीं होता है, वो बेज़रर सी चीज़ है, वो बयानात दे देते हैं। असल चीज़ ये है कि जब किसी एक मुल्क में इस तरह की एट्रॉसिटीज़ कमिट की जा रही हों, इस तरह के मज़ालिम का इर्तिकाब किया जा रहा हो, वहाँ महज बयानात जो हैं वो काफ़ी नहीं होते, उसके लिए और बहुत सारे ज़राए हैं। उनके ऊपर इकनॉमिक सैंक्शंस क्यों नहीं लगाई जाती? ये इकनॉमिक सैंक्शंस सिर्फ मुसलमान मुल्कों पे क्यों लगती हैं? ये इकनॉमिक सैंक्शंस जो है वो एक एटम बम बनाने के नाम के ऊपर कि जी एटम बम पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है, अमेरिका जो है वो पाबंदियाँ ईरान के लिए लगा देता है, और इससे कबल माजी में हमारे ऊपर उन्होंने पाबंदियाँ ये लगाई थी, लेकिन कभी उन्होंने इंडिया के ऊपर पाबंदियाँ नहीं लगाई। हम पे ही पाबंदियाँ लगती हैं मुसलमानों पे। तो ये बेसिकली इस तरह की पाबंदियाँ, अगर बर्मा का इकनॉमिक बाइकआउट किया जाए, इकनॉमिक सैंक्शंस लगाई जाएँ, तो देखिए किस तरीके से वो घुटने नहीं टेकेगा। तो ये बुनियादी तौर पे बयानात देने से ये ठीक है, ये उसका एक अहम हिस्सा ज़रूर है, लेकिन असल जो करने वाला काम है वो ये ताकतें कतन नहीं कर रही हैं, और वो शायद करेंगी भी नहीं, इसलिए कि मुसलमानों को अब बुनियादी तौर पे एक विलन के तौर पे पूरी दुनिया में पेश कर दिया गया है। 1.7 बिलियन मुसलमान हैं, 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों को उन चंद तंजीमों की वजह से, जिनके असल जो कठपुतलियों को चलाने वाले ख़ुद वेस्ट में बैठे हुए हैं, उनका अपना रचाया हुआ ये ड्रामा है, उनकी वजह से मुसलमानों को बदनाम किया गया, और अब मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़िज़ा भी पैदा की गई है। तो मुसलमान एक तो अनपढ़ हैं, मुसलमान एक मेजॉरिटी जो है वो हमारी जो है वो यूनाइटेड नहीं है। देयरफॉर हमारे इस डिसयूनाइटेड होने का नतीजा है कि हमारे साथ ये सूरत हाल चल रही है। मैं इस मौके पे मुझे एक हदीस याद आ रही है जिसका मफ़हूम ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त वो आएगा कि जब मुसलमानों का कत्लेआम जो है वो इस तरह से होगा जिस तरह से गाजर मूलियाँ काटी जाती हैं। तो ये मैं हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने दरियाफ़्त किया कि अल्लाह के नबी, ऐसा कैसे होगा? क्या मुसलमान उस वक्त तादाद में थोड़े होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे। तो सहाबा ने पूछा हैरत से कि फिर तादाद में भी ज़्यादा होंगे और वही उनके साथ ऐसा सलूक हो, ये कैसे मुमकिन है? तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दरअसल उस वक्त उनको दुनिया से मोहब्बत हो चुकी होगी और मौत का उनके ऊपर खौफ होगा। उसके लिए एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहन। एक तो वहम होता है, वो नहीं, वहन, कि दुनिया की मोहब्बत उन पर गालिब आ जाएगी। और ये देख लीजिए कि दुनिया की 7.5 अरब आबादी में से 1.7 बिलियन, 1 अरब 70 करोड़ मुसलमान हैं, 2 अरब के करीब मुसलमान हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि क्या सूरत हाल मुसलमानों के साथ चल रही है। और इसीलिए दुनिया की ताकतें, उनको भी पता है कि ये कुछ नहीं कर सकते मुसलमान। दुनिया की ताकतों का मिलाया हुआ, बिछाया हुआ ये एक जाल है। डॉक्टर साहब, अब मुस्लिम दुनिया क्या कर सकती है? उनके पास क्या ऑप्शन है? बिलफर्ज टर्की ने अब इस पर एक्शन लिया, दूसरे ममालिक मैदान में आए, पाकिस्तान पर क्या फ़र्ज़ आयद होता है? देखिए, इज्तमाही तौर पर जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो पूरा अपना एक डेलीगेशन भेजे OIC का, जो जाकर वहाँ मुलाकात करे, और अगर वो मुलाकात से इनकार करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले मिनिमम महफूज रास्ता ये है कि पहले तो मुज़ाकरात से बात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और अगर कहीं ये चीज़ कम होती है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बर्मा का सफारती बाइकआउट करें, अपने अपने सफ़ीर बर्मा से वापस बुला लें। तमाम मुस्लिम ममालिक OIC के प्लेटफॉर्म से ये फैसला करें। ये एक इतना बड़ा ब्लो होगा कि उसको सोचने पे मजबूर कर देगा बर्मा को। बर्मा जो है वो इसराइल जैसी ताकत नहीं है कि मुस्लिम ममालिक उसका बाइकआउट करें और उसे असर ना पड़े, क्योंकि पूरा वेस्ट उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बर्मा की ये कंडीशन नहीं है। बर्मा के अपने बहुत सारे मसाइल हैं। बर्मा के ड्रग्स के मसाइल हैं, बर्मा के अंदर एथनिक मसाइल हैं, बर्मा के अंदर इकनॉमिक इशूज़ हैं, बर्मा के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, बर्मा के बेतहाशा मसाइल हैं। बर्मा के सपोर्टर्स अराउंड द वर्ल्ड नहीं है इस तरीके से, तो डिप्लोमेटिकली उसको जो है वो प्रेशराइज़ कर सकते हैं हम मुस्लिम दुनिया। कम अज़ कम अपने अपने सफ़ीर वहाँ से वापस बुला लें, और उसके सफ़ीर अपने अपने मुल्कों से कहें कि जी कि आप विदिन 24 आवर्स 48 आवर्स आप हमारा मुल्क छोड़ दें, अगर आप ये नस्ल कुशी जो है वो बंद नहीं करते हैं मुसलमानों की। तो ये मिनिमम एक्शन है जो सफारती सतह पे मेरे ख्याल के लिया जा सकता है। पहले मरहले पे मुज़ाकरात के लिए डेलीगेशंस भेजे जाएँ, और बात ना बने तो सफारती ताल्लुकात मुनक़ते के लिए जाएँ। हमारे मुसलमान मुल्कों में से किसी के उसके साथ कोई ऐसे इकनॉमिक रिलेशंस नहीं है कि जिससे कोई हर्ट हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो। तो ये हमें मेरे ख्याल के करना चाहिए, और हम मिनिमम ये चीज़ जो है ना वो ज़रूर कर सकते हैं, और इसका आगाज़ OIC के प्लेटफॉर्म से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वरना जो भी मुस्लिम मुल्क इसके ऊपर एक्शन लेना चाहे उसको वो एटलीस्ट ज़रूर लेना चाहिए। तो हम इस तरह नहीं कर सकते कि वहाँ पर जो रोहिंग्या में मुसलमान इस वक्त उनके साथ कत्लो गारत की जा रही है, उनको अपने अपने ममालिक में हम बुला लें?
पाकिस्तान जो मुस्लिम ममालिक हैं, कुछ टर्की ले ले, कुछ पाकिस्तान, कुछ मलेशिया, इंडोनेशिया? जी बिल्कुल। असल में बर्मा की स्ट्रेटजी यही है कि मुसलमानों को यहाँ से एक दफ़ा निकाल दिया जाए और उसे वो कभी वापस नहीं लेंगे। और बाकी मुस्लिम ममालिक जो हैं वो रेलुक्टेंट हैं, वो इसी वजह से रेलुक्टेंट हैं कि ये आ गए तो इनको वापस कोई नहीं लेगा। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन फौरी तौर पे ये ज़रूर होना चाहिए, जो इन मज़ालिम से तंग होकर आ रहे हैं, बांग्लादेश में जिस तरह से एक बड़ी तादाद में आए हैं लोग, अभी 87,000 और बाज़ इत्तलात के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद लोग जो है हिजरत करके रिसेंट वेव के अंदर, ये बिल्कुल इन्हीं महीनों में अगस्त सितंबर की हम बात कर रहे हैं, जो आए हैं, तो इनको तो कम से कम पनाह दी जाए और इनके लिए तो जो है कुछ ना कुछ किया जाए। अच्छा, UN की तरफ से वहाँ पे कुछ कैंप्स कायम हैं, हम प्रेशराइज़ करें UN के अंदर भी जाके OIC के थ्रू कि वहाँ पे कैंप्स बढ़ाए भी जाएँ और उसकी मॉनिटरिंग के लिए कुछ काम किया जाए। देखिए, इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर है, इसको सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ज़ेर बहस लाया जाए। देखिए, कई ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इंसानी इमदाद की बुनियाद के ऊपर जो है इंटरवेंशन की गई है एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल कोसोवो है, जो वहाँ पे कत्लेआम इसी तरीके से जो है वो 90s में हो रहा था मुसलमानों का, तो वहाँ पे नेटो ने जनाब वहाँ पे बम्बार्डमेंट की थी और जो है वो उस बुनियाद पे इंटरवेंशन वहाँ पे की थी, यूगोस्लाविया के ऊपर उसके ऊपर हमले किए थे। अगरचे वो मकसद वहाँ मुसलमानों की हिमायत नहीं थी, वहाँ पे उनके अपने और स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स थे। एक मसला मुसलमानों को ज़रूर था क्योंकि लोग वहाँ से हिजरत करके निकल रहे हैं और यूरोप भर में फैल रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम पैदा हुआ कि अब हम क्या करें। और इसी तरीके से जिस तरह से सीरिया से बड़ी तादाद में यूरोप के अंदर मुसलमान गए तो उनको अपने लिए प्रॉब्लम पैदा हुआ, तो फिर उन्होंने सोचा जी कि हम बम्बार्डमेंट करेंगे, जैसे कि उन्होंने सीरिया में बम्बार्डमेंट भी की इस हवाले से। तो इंटरवेंशन इस बुनियाद के ऊपर क्यों नहीं की जाती है? और ये इंटरवेंशन जो है वो UN के प्लेटफॉर्म से होनी चाहिए, OIC को प्रेस करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जांपल मिलती है हमें इराक के अंदर, सद्दाम के ज़माने के अंदर 90s के अंदर ये कहा गया कि वो कुर्दों की नस्ल कुशी की जा रही है, तो वहाँ पे उन्होंने एक नो फ्लाई जोन कायम किया कि इस इलाके में अगर इराक का कोई तैयारा आया, उस तैयारे को ये जो नेटो के तैयारे हैं अमेरिका की क़यादत में, वो मार गिराएंगे ताकि वो यहाँ पे आके लोगों को, कुर्दों को मारे ना। एक ही मुल्क है इराक और उसी मुल्क के 2 हिस्से, एक हिस्से के अंदर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने नो फ्लाई जोन कायम कर दिया कि कोई भी जहाज़ इस जोन में आया हम उसको मार गिराएंगे। ये सारे काम हो सकते हैं, तो ये काम यहाँ बर्मा के अंदर क्यों नहीं हो सकता है? ये बिल्कुल मुमकिन है। इसके लिए मुसलमानों को, मुस्लिम ममालिक को जो है वो अपना रोल प्ले करना होगा। इस OIC को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को, OIC के बजाय जो है, जो इस वक्त इसका रोल है OIC, उसके बजाय इसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC का रोल प्ले करना चाहिए। और हर मामले में इस तरह से रहा है, OIC हमेशा जो है वो मुसलमानों के लिए कोई इतना काबिल ज़िक्र किरदार सरअंजाम अनफॉर्चुनेटली नहीं दे सकी है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर इलियास अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने सुनी उनकी खुसूसी गुफ्तगू। बर्मा का मसला रोहिंग्या मुसलमानों को कब से जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिम दुनिया इस पर क्यों खामोश है और पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक इस पर कैसे एक्शन ले सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।